तो ये ब्रांच किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की ही ब्रांच है। तो हम लिख सकते हैं ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच क्या करेंगे हम? वी विल स्टडी चार्जेस। Carry on, I need to get back to the place I just समझ आ गया कंसेप्ट? तो क्लियर है ब्रांच का मीनिंग क्या है। अब देखो आपका चैप्टर स्टार्ट ही कहां से होगा? चार्जेस से। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन ये बनेगा, डिफाइन चार्ज। अब आप कोई भी स्टूडेंट अगर आपसे कोई पूछता है चार्ज क्या है, तो हम इतना तो कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ये तो बोलते हैं। और आगे हम ये भी बोलते हैं जब चार्ज सेम होता है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धकेलते हैं, और अगर चार्ज ऑपोजिट होता है तो वो एक दूसरे को खींचते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। पर ये चार्ज का डेफिनेशन नहीं है, ये चार्ज का डेफिनेशन नहीं है। अगर हमसे कोई पूछता है चार्ज क्या है, तो हम बोलेंगे चार्ज एक प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी। ये किसकी प्रॉपर्टी है? किसी भी मटेरियल की या मैटर की प्रॉपर्टी है। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से एक मैटर या एक मटेरियल किसी दूसरे मैटर या मटेरियल को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, कोई चार्ज ही नहीं है उसमें, ठीक है, और उसके सामने एक और अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, तो क्या वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे? नो, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज जब तक नहीं होगा ना, आप किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब साफ है, अगर एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाना है तो आपकी बॉडी के पास चार्ज का होना जरूरी है। समझ आ गया? तो व्हाट इज चार्ज? एक ऐसी प्रॉपर्टी का नाम चार्ज है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। तो हम लिख सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच it can exert or experience the force due to another object। आपको डेफिनेशन समझ आ गया? क्या है चार्ज? प्रॉपर्टी। मैटर किसको बोलते हैं? हम लोग मैटर है, क्योंकि हमारे अंदर मास भी है, हमारे अंदर ये सब कुछ है, तो हम मैटर है। तो हमारे अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको नाम क्या दिया? चार्ज। इसी प्रॉपर्टी की वजह से मैं किसी दूसरी बॉडी पे अपनी फोर्स लगा भी सकता हूं या किसी के द्वारा लगाई गई फोर्स को अपने पर एक्सपीरियंस कर सकता हूं। ऐसी प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? चार्ज। अब हमें इसमें इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। तो हमारे पास इसी चैप्टर में नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आपने सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखनी है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? केमिस्ट्री हम लोग स्टडी करते हैं, तो केमिस्ट्री में मान लो आपने कोई एग्जांपल सुना है, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में हम क्या लिखते हैं? NaCl, नाम सुना होगा। और हमें इतना भी पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखा जाता है? 281। और हम केमिस्ट्री के अकॉर्डिंगली बोलते हैं जहां 8 आ गए उसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इसके हिसाब से सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचे? 281 था ना, तो 1 एक्स्ट्रा हो गया। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 17। 17 को 2 8 7 लिख सकते हैं। अगर हम इसका भी देखें तो 8 पे ऑक्टेट पूरा है, पर अगर 7 को एक और मिल जाए तो उसका दूसरा 8 भी पूरा हो जाएगा। तो वो एक इलेक्ट्रॉन उसको कौन देगा? सोडियम, जो उसके पास एक्स्ट्रा था। इतना भी है। तो अब आप जब ये सीधे लिखते हो तो आप ऐसे नहीं लिख देते Na+Cl-, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर यहां गया, तो जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन गया उस पे तो माइनस इलेक्ट्रॉन का लग गया, पर जहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया उसकी जगह लेने के लिए पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसमें लग गया Na+Cl है। ऐसे ही कहीं पे आयरन की बात करें तो Fe2+Cl2 नेगेटिव ऐसे लिखते जाते हैं। हम एक चीज साफ साफ देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, और इलेक्ट्रॉन जब भी ट्रांसफर होता है तो वो नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर होता है। नंबर समझते हो? 1 2 3। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे सुना है हाफ इलेक्ट्रॉन किया? नहीं। क्या आप लोगों ने कभी ऐसे सुना है 3/4 इलेक्ट्रॉन गए? नहीं। कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होता। ये डेसिमल और फ्रैक्शन है ना, 1/2 को 0.5 लिखेंगे, 3/4 को 0.7 लिखेंगे, इस तरह से डेसिमल में आ जाएगा।
तो आपने ये याद रखना है, चार्ज जब भी ट्रांसफर होता है तो वो पूरे पूरे नंबर की फॉर्म में होता है, और जब चार्ज का ट्रांसफर पूरे पूरे नंबर की फॉर्म में होता है तो हम उसको बोलते हैं चार्ज क्या है, क्वांटाइज। समझ आ गया एकदम से? तो चार्ज क्वांटाइज क्यों है? क्योंकि चार्ज का नंबर ट्रांसफर होता है, चार्ज कभी भी डेसिमल या फ्रैक्शन में ट्रांसफर नहीं होता। क्लियर है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब समझ आ गया। आप इसका डेफिनेशन वहां क्या लिखोगे, आपने वहां पे ये नहीं लिखना Na+ और Cl नेगेटिव, आपने क्वांटाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, तो हमने लिखना है चार्ज ऑलवेज ट्रांसफर्स इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल्स। और आपके मैथमेटिक्स में इंटीग्रल्स का मतलब क्या होता है, नंबर्स, लाइक 1 2 3 4। बताओ पहली प्रॉपर्टी क्लियर होगी। सेकंड प्रॉपर्टी वो कहता है चार्ज इज कंजर्वेटिव। इससे पहले हम ये पढ़ते हैं ना, एनर्जी कंजर्व होती है, तो आप उसमें क्या बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन? क्या हम ऐसे नहीं बोलते हैं एनर्जी को ना तो बनाते हैं ना ही एनर्जी को खत्म करते हैं, सिर्फ बनी बनाई एनर्जी को एक से दूसरी फॉर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे भी सेम है, चार्ज को ना तो आप बना सकते हो ना ही बने हुए चार्ज को आप खत्म कर सकते हो, सिर्फ बने बनाए चार्जेस को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर सकते हो। इस वजह से ऑन द होल चार्ज कंजर्व, उसका नंबर कभी भी घटता और बढ़ता नहीं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चार्ज कैन नॉट बी, वही जैसे एनर्जी में लिखते हैं, क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, इट ओनली ट्रांसफर्स। इतना लिख देंगे तो हम बोल देंगे चार्ज क्या है, कंजर्वेटिव। तीसरी प्रॉपर्टी वो कहता है चार्ज जो है दैट इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव है। एडिटिव कैसे? अभी वही एग्जांपल दोबारा लो, सोडियम क्लोराइड का। सोडियम में से क्या गया था, एक चार्ज, कौन सा, एक इलेक्ट्रॉन, पर उसकी जगह आती किसने ले ली, एक पॉजिटिव ले, तो इसका मतलब चार्ज जुड़ गया। इसका मतलब वहां पे क्या हुआ, चार्ज जुड़ गया। इसी तरह जो आपका क्लोरीन था उसकी तरफ एक इलेक्ट्रॉन गया, तो वो पहले 17 थे, बढ़कर कितने हो गए? अरे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 था, उसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लिया तो 18 नहीं हो गए, तो उधर 17 से वो 18 में बदल गया, और जहां से एक नेगेटिव चार्ज गया था उसकी जगह एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो चार्ज हमेशा जुड़ने का काम करता है, चाहे वो पॉजिटिव फॉर्म में जुड़े चाहे वो नेगेटिव फॉर्म में जुड़े। दैट्स व्हाई चार्ज इज ऑलवेज एडिटिव। चौथी प्रॉपर्टी आपने लिखनी है, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। और ये चार प्रॉपर्टीज आपके आंसर को कंप्लीट करेंगे। अब याद रखेगा स्केलर तो बना, इसकी सिर्फ वैल्यू होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं। चार्ज की अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, कहीं से भी आ जा सकता है, इस वजह से इसकी वैल्यू होने की वजह से ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर। अब सभी को क्लियर हो गया? चार्ज क्या चीज है, चार्ज क्या चीज है, प्रॉपर्टी। चार्ज कौन सी प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगा भी सकती है या किसी के द्वारा लगाई गई फोर्स को झेल सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है। ठीक है, चार्ज की कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, चार्ज क्वांटाइज है, क्योंकि ये जब भी ट्रांसफर होता है ये नंबर की फॉर्म में ट्रांसफर होता है, कभी डेसिमल फॉर्म में ट्रांसफर होगा हमने चार्ज नहीं देखा, दैट्स व्हाई चार्ज इज क्वांटाइज। दूसरा, चार्ज कैसा है, कंजर्वेटिव, ना नया बनता है ना पुराना खत्म होता है, सिर्फ बने बनाए चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तीसरा, चार्ज क्या है, एडिटिव। आपको मैंने एग्जांपल दिया, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता है उसकी जगह पॉजिटिव आकर खड़ा हो जाता है तो वो जुड़ गया, और जिसकी तरफ नेगेटिव गया उसमें तो वैसे ही वो जुड़ा है। जैसे एग्जांपल लिया सोडियम में, एक नेगेटिव गया था बट उसकी जगह एक पॉजिटिव आ गया तो उसमें भी जुड़ गया, और जिसकी तरफ गया उसके 17 से बढ़ाकर उसका अमाउंट कितना बना दिया, 18, इसीलिए चार्ज कैसा है, एडिटिव। और फाइनली चार्ज के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, इस वजह से चार्ज कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। अब बताओ ये पहला कंसेप्ट क्लियर है सभी को? अब एक टॉपिक हम ऐसा करेंगे जो एग्जाम में आना ही आता है। ये नेक्स्ट आर्टिकल है इस चैप्टर में, कूलम्स का क्या होगा। अगर आपको ध्यान हो तो कूलम जो है ना हमारे चार्ज का यूनिट है। जैसे लेंथ को मीटर में मापते हैं, सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम ग्राम में मापते हैं, ऐसे चार्ज को जब भी मापा जाएगा तो उसके आंसर के साथ कूलम वर्ड लग जाएगा। तो चार्ज को मापने के लिए कूलम का इस्तेमाल करते हैं।
और उसी पे एक लॉ तैयार किया गया, कूलम्स लॉ। ये लॉ क्यों बनाया गया था? जो हम बात करते हैं ना, दो चार्जेस अगर आमने सामने आ जाए और वो एक जैसे हैं तो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। दो चार्जेस अगर आमने सामने आ जाए और वो दिखने में अलग अलग हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर देंगे। तो कूलम्स बोलता था जो वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स दो चार्जेस के बीच में आके लगेगी वो हमेशा चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे दो चार्जेस 5 कूलम और 5 कूलम के हैं और आपको कोई बोले ये दोनों चार्जेस में कौन सी फोर्स लगेगी, तो आप ये तो कह सकते हो कि दोनों 5-5 कूलम के हैं, दोनों प्लस के हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फोर्स कैसी हो गई? रिपल्सिव। बट अगर वो ये पूछ लेता फोर्स कितने न्यूटन की लगेगी, तो कहां से आंसर देते? तो आंसर इस लॉ से मिलेगा। आप दोनों चार्जेस को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25, फोर्स कितने न्यूटन की हो गई? 25 न्यूटन। क्लियर है? और दूसरा वो बोलता है जितना डिस्टेंस एक चार्ज का दूसरे चार्ज से बढ़े और घटेगा, फोर्स भी उसके अकॉर्डिंगली घटेगी और बढ़ेगी। और आप सब जानते हो जब कोई चीज किसी को खींचती है, धकेलती है, तो उसके ऊपर डिस्टेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। जितनी दूर होता जाएगा उसकी फोर्स उतनी घटती जाएगी और एक दूर पे जाके वो फोर्स टोटली जीरो हो जाएगी। ये कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ ने एक फोर्स को दो चीजों से जोड़ दिया, एक तो चार्जेस के प्रोडक्ट से और एक डिस्टेंस के स्क्वायर से। अब वो हमने देखा कैसे जोड़ा। तो उसने क्या किया, जहां पे लिखा अकॉर्डिंग टू दिस लॉ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस is first point directly proportional to the product of charges और second point inversely proportional to the square of distance between them। अब हम इस स्टेटमेंट को डायग्राम से मिलाते हैं। यहां पे एक चार्ज लिया Q1, दूसरा चार्ज लिया Q2 और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस लिया वो मैंने R ले लिया। अब सबसे पहले डेफिनेशन में देखो एक वर्ड आया था फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। आप बोलते हो फोर्स ऑफ रिपल्शन, आप बोलते हो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों को अलग अलग लिखने की बजाय आप एक वर्ड लिख सकते हो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। इसमें दोनों आ जाएंगे, रिपल्सिव भी और अट्रैक्टिव भी। अब ये देखो, ये दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उनके बीच में डिस्टेंस या दूरी कितनी है? R। अब मान लो ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। अगर ये दोनों चार्जेस नेगेटिव हैं तो क्या करेंगे? रिपेल। बट अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। ये क्लियर हो गया? तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है वो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन पे डायरेक्टली डिपेंड है। तो जैसे मैं यहां पे लिख दूं कि लेट Q1 and Q2 are two charges with separation, कितना डिस्टेंस है दोनों में? R। ठीक है, तो लॉ के अकॉर्डिंगली जो फोर्स लगेगी वो सबसे पहले Q1 into Q2 पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। ये आ गया सभी को पॉइंट समझ? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके ऊपर? प्रोडक्ट के ऊपर। ये प्रोडक्ट हो गया किसका प्रोडक्ट? चार्जेस का प्रोडक्ट। चार्जेस कौन कौन से थे? Q1 and Q2। यहाँ पे Q1 into Q2। दूसरा यही फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ? डिस्टेंस कितना था? R। उसका स्क्वायर करना है। यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये दो इक्वेशंस बन गई। दोनों को जोड़ लो, या दोनों को जोड़ने के बाद हम ये लिख सकते हैं Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, और अब आप इतना जानते हो, इसको हटाकर इक्वल तो और कांस्टेंट लगेगा, तो इसका नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये इसकी जगह इक्वल और कांस्टेंट। और कूलम्स लॉ का कांस्टेंट क्या है? K। अब आपको आगे याद रखना है K को हम लोग 1/4 पाई और ये सिंबल बोलते हैं। इसमें ये जो लिखा गया है ना, इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन है। क्या है? नॉट बोलो। और अगर इसमें जीरो नहीं लगी है तो आप इसको अकेला एप्सिलॉन बोलो। पहली बात ये समझ आई?
ठीक है, ये k का वैल्यू है और इसका अपना वैल्यू, किसका वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, ये याद रखना एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.85 into 10 raised to power -12 होता है। और इसको अगर मैं इस 4 पाई से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप जानते हो पाई का वैल्यू 22/7 होता है और इसके साथ जब 4 सब मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास न्यूमेरिकल्स के लिए k का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 into 10 raised to power 9। समझ आ गया। अब ये देखो, ये एप्सिलॉन नॉट है, ये अकेला एप्सिलॉन है, कब लगा जाएगा, जब आपका ये पूरा अरेंजमेंट वैक्यूम में रखा जाए तो आपने एप्सिलॉन के साथ 0 लगाना। और अगर आपका ये पूरा अरेंजमेंट पानी या फिर ऐसे कह लो किसी गैस में रख दिया, वो सब मीडियम का काम करेगा, तो मीडियम में ये एप्सिलॉन के साथ 0 नहीं लगेगा। इसका मतलब ये जो मैंने रिजल्ट बनाया जिसमें k को ये लिखा है, ये मेरा पूरा अरेंजमेंट वैक्यूम में किया गया। किसमें किया गया, वैक्यूम। तो इन वैक्यूम कूलम्स लॉ का पूरा फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। और इसके साथ में यहां मैं लिखने जा रहा हूं, ये किसमें है, वैक्यूम। क्लियर हो गया। और अगर यही सारा कंसेप्ट आप मीडियम में रखते हो तो यहाँ पे m लगा दो, इसके साथ से नॉट हटा दो और साथ में Q1 Q2 by r²। तो ये आपके कूलम्स लॉ के दो कंसेप्ट हैं, एक में एप्सिलॉन और एक में एप्सिलॉन नॉट। अब बताओ व्हाट इज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और relative permittivity। अब इसका मतलब हमें सबसे पहले तो ये बताना पड़ेगा ये चीजें हैं क्या। मैं यहां पे लिख रहा हूं कूलम्स लॉ, और आप लोगों ने अभी कूलम्स लॉ में एक चीज रीड किया, F equals to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by r²। ठीक है, और यहां फिर आपने लिखा था F equal to K Q1 Q2 by r²। अब इसमें याद रखना ये जो K है ये एक कांस्टेंट है जिसको आप लोग डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलोगे। कौन सा कांस्टेंट बोलोगे, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये जो एप्सिलॉन नॉट जिसको हम बोल रहे हैं इसका फिजिक्स में नाम क्या है, इसका फिजिक्स में नाम है एब्सोल्यूट रिलेटिव या एब्सोल्यूट खाली बोल दो परमिटिविटी। ये इसका फिजिकल नेम है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का दूसरा नाम वैक्यूम होगा, और अभी मैंने आपको बताया था। अब आपको इनके नाम मिल गए। और इसी तरह अगर मैं खाली एप्सिलॉन लिखता हूं तो उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब बताओ, आपको पहले नाम पता लग गए, ठीक है। अब हमें डेफिनेशन क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसका मतलब इसी का दूसरा नाम रिलेटिव परमिटिविटी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आंसर में हम दो फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। हम पहले लिखेंगे इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम। तो ये जो अरेंजमेंट था ना ये वाला Q1 Q2 और उनके बीच में डिस्टेंस r, अब वो कहते हैं ये सारा अरेंजमेंट आपने वैक्यूम में किया। तो कूलम्स लॉ में से हमारा फार्मूला क्या बनना चाहिए, फ्रॉम कूलम्स लॉ F नॉट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r²। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब ये तो सबको पता लग गया होगा। अब इसी तरह अगर वो बोलता है इफ चार्जेस आर प्लेस्ड इन मीडियम, तो आप लोग इतना जानते हो जब मीडियम में आ जाएगा तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली हम इस F के साथ m लगाएंगे और इक्वल टू में 1/4 पाई अकेला एप्सिलॉन लगेगा और इनटू में Q1 Q2 बाय में r² लगेगा। दैट इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, फाइनली फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट को सेकंड से हम यहां पे लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में F नॉट बाय Fm, लेफ्ट हैंड साइड F नॉट डिवाइडेड बाय Fm। इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। तो F नॉट की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय r² और बाय में 1/4 पाई एप्सिलॉन
Q1 Q2 by R वैल्यूज डाल। अब देखो ये पूरा पार्ट कैंसिल, इसी तरह 1/4 पाई 1/4 पाई कैंसिल। आपके पास फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, F0 by Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, क्योंकि ये नीचे से ऊपर चला जाएगा, 1 के अपॉन में है ना, तो ये एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। तो आप यहाँ देखो क्या ये और ये दो परमिटिविटीज की रेशो आ गई। जब हम दो परमिटिविटीज को कंपेयर करेंगे तो हम इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिलेटिव परमिटिविटी। समझ आ गया? और इधर से जो फोर्सेस की रेशो आ रही है, हम इस रेशो को K या फिर क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक आया समझ? फोर्सेस in vacuum to the forces in medium is dielectric constant। पहली डेफिनेशन होगी। दूसरा लिखेंगे द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम with permittivity of vacuum is relative permittivity। सभी क्लियर?